नमस्कार दोस्तों। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम हिंदी साहित्य के एक बेहद शक्तिशाली नाटक पर चर्चा करेंगे जिसने समाज को उसकी असलियत का आईना दिखा दिया था। हम बात कर रहे हैं जगदीश चंद्र माथुर जी के लिखे हुए मशहूर नाटक रीढ़ की हड्डी की। आज इस कहानी की एक एक परत खोलेंगे और समझेंगे इसके पीछे छिपे उस कड़े सामाजिक संदेश को जो आज के वक्त में भी उतना ही जरूरी है। एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जहां दिन रात एक करके पढ़ाई की गई हो, मेहनत से एक बड़ी डिग्री हासिल की हो और फिर अचानक एक दिन कहा जाए कि अपनी इस डिग्री को बिल्कुल छुपा कर रखना है। क्यों? क्योंकि किसी दूसरे इंसान को इससे हीन भावना या इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस होता है। सुनने में ही ये कितना गलत और अन्यायपूर्ण लगता है ना। बस यही इस पूरे नाटक का आधार है, एक ऐसी स्थिति जिसे देखकर किसी का भी खून खौल जाए। भाग 1 द बिग फैट लाई, यानी एक बहुत बड़ा झूठ। कहानी की शुरुआत में ही लड़की के पिता राम स्वरूप जी के किरदार की एक जबरदस्त विरोधाभास, यानी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी दिखती है। एक तरफ उनका एक प्रगतिशील कदम है, उन्होंने अपनी बेटी उमा को बीए तक पढ़ाया। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन दूसरी तरफ समाज के डर से लड़के वालों को खुश करने के चक्कर में उसी पढ़ाई को छुपाने की साजिश रची जा रही है। काम तो बिल्कुल सही किया गया, पर उस पे गर्व करने की हिम्मत ही नहीं बची। सच तो ये है कि एक झूठ को जिंदा रखना बहुत थका देने वाला काम है। घर में एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट है। मेहमानों के आने से ठीक पहले राम स्वरूप और उनकी पत्नी प्रेमा जिस तरह से परेशान घूम रहे हैं, ये साफ दिखाता है कि जब किसी रिश्ते की बुनियाद ही झूठ और डर पर टिकी हो तो वहां शांति कभी नहीं मिल सकती। भाग 2 मीट द हिपोक्रेट्स, यानी इन पाखंडियों से मिलते हैं। अब कहानी में आते हैं लड़के के पिता गोपाल प्रसाद। उनका क्या मानना है कि पढ़ाई लिखाई तो सिर्फ मर्दों का काम है, अगर औरतें भी डिग्री लेने लगीं तो गृहस्थी का क्या होगा। ये डायलॉग सुनने में भले ही पुरानी परंपरा वाला लगे, पर ध्यान दिया जाए तो इसके पीछे छिपी है एक बहुत गहरी असुरक्षा। असल में उन्हें एक पढ़ी लिखी, समझदार और सवाल पूछने वाली औरत से डर लगता है। सिंपल सी बात है, गोपाल प्रसाद जिस सामाजिक बुराई का जीता जागता प्रतीक है, उसका एक ठीक शब्द है पेट्रियार्की, यानी पितृसत्ता। यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां मर्दों के पास सारी शक्ति होती है और उस शक्ति को बनाए रखने के लिए औरतों के हक छीन लिए जाते हैं, उन्हें दबा कर रखा जाता है। इस कहानी को गहराई से समझने के लिए इस शब्द को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इस दृश्य में बाप और बेटे आराम से बैठकर खातिरदारी का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन एक कमाल की विडंबना यहाँ ये है कि बेटे शंकर को बैठने का तरीका भी उसके पिता सिखा रहे हैं। उसे टोक कर बताना पड़ता है कि बैकबोन सीधी करके बैठो। यहाँ से हमें शंकर की असली कमजोर शख्सियत का अंदाजा लगने लगता है। ये लड़का तो खुद अपने अस्तित्व में कुछ है ही नहीं। भाग 3 द फर्नीचर टेस्ट। उमा को लाया जाता है। वो सर झुकाए एक सितार पकड़े हुए बैठी है। ये दो परिवारों का मिलना बिल्कुल नहीं लग रहा। ये तो किसी अपमान जैसा है, जहां एक पढ़ी लिखी लड़की को उसके विचारों के बारे में नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसके रंग रूप और सिखाई हुई छोटी मोटी स्किल्स के आधार पर परखने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल किसी दुकान की नुमाइश या किसी ट्रेंड जानवर की तरह। बहुत ही चुभने वाला मंजर है ये। और इन लड़के वालों की मांगों पर ध्यान देते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे जीवन साथी नहीं, अपने हिसाब से बनी हुई कोई मशीन खरीदने आए हैं। गाना बजाना आना चाहिए, हाँ, पेंटिंग और सिलाई करनी चाहिए, बिल्कुल, चश्मा लगा हो तो बस जल्दी उतर जाए। लेकिन पढ़ाई, बीए पास, और ये बिल्कुल नहीं। एक बेहद शर्मनाक और अपमानजनक लिस्ट सामने रख दी गई है। और इन सब बातों के बीच हंसते मुस्कुराते गोपाल प्रसाद एक सवाल दाग देते हैं, क्या खूबसूरती पर भी टैक्स लगना चाहिए? सुनने में ये किसी को एक छोटा सा मजाक लग सकता है, पर दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है। ये सीधा सा प्रमाण है कि इस कमरे में बैठे ये मर्द उमा को एक इंसान नहीं, बल्कि सिर्फ एक सुंदर वस्तु, एक बेजान ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं, जिसे वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। भाग 4 उमा स्ट्राइक्स बैक, यानी उमा का पलटवार। यहाँ आता है इस पूरे नाटक का सबसे बड़ा, सबसे शानदार मोड़। उमा ने अब तय कर लिया है कि वो और ज्यादा घूंट घूंट कर नहीं जिएगी। वो कोई बेचारी बनकर नहीं रहने वाली। अचानक वो अपनी चुप्पी तोड़ती हैं और अपने गुस्से और अपनी आवाज को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेती है। एक ही झटके में उमा उस कमरे के पूरे दबाव और पावर डायनामिक को पलट देती है।
एक बहुत ही करारे तंज के साथ वो कहती है, क्या दुकानदार कुर्सी में इससे कुछ पूछता है? वो तो बस खरीदार को दिखा देता है। एकदम सटीक और कड़े शब्दों में उसने गोपाल प्रसाद को ये समझा दिया कि उसके साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार किया जा रहा है जैसे किसी बेजान सस्ते फर्नीचर के साथ होता है। और फिर आता है वो शानदार बयान, मैंने बीए पास किया है, कोई चोरी नहीं की, ना ही कोई पाप किया है। यहाँ उमा अपनी पढ़ाई को उस अंधेरे कोने और उस शर्मिंदगी से बाहर निकल लाती है जिसमें उसके पिता ने डर के मारे उसे छुपा दिया था। वो अपनी उस शिक्षा को, अपनी डिग्री को अपने आत्मसम्मान की ढाल बनाकर सबके सामने गर्व से क्लेम करती है। भाग 5, द रियल बैकबोन, यानी आखिर असली रीढ़ की हड्डी है किसके पास। अब उस कमरे का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। एक तरफ उमा निडर होकर पूरे आत्मविश्वास से खड़ी हैं और दूसरी तरफ गोपाल प्रसाद गुस्से और बेइज्जती से तिलमिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उमा ने उनके ठेकेदार बनने के उस गुरूर को बिल्कुल चकनाचूर कर दिया है। वो सबके सामने पोल खोल देती है कि उनका अपना लाडला बेटा शंकर पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास ताक झांक करते हुए पकड़ा गया था और वहां से बेइज्जती करा के भगाया गया था। तो इस सब के बाद एक बहुत बड़ा विश्लेषणात्मक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। इस पूरे कमरे में सच में बिना बैकबोन या बिना रीढ़ की हड्डी का आखिर कौन है? क्या वो लड़की जिसके पास शिक्षा है, जो सच बोलती है, या वो लड़का जो पूरी तरह दूसरों के आश्रय पर जिंदा है? जवाब तो बिल्कुल साफ है। एक तरफ शंकर की कायरता दिखती है, उसकी अपनी कोई आवाज नहीं है, वो अपने हर फैसले के लिए पिता पर निर्भर है और उसमें सही गलत की समझ नाम की कोई चीज है ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ है उमा की ताकत, जो गलत दबाव के आगे कभी झुकती नहीं, सच बोलती है, अपने स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखती है और अपनी शिक्षा पर खुलकर गर्व करती है। और ठीक तभी उमा इस कहानी का सबसे ऐतिहासिक और आखिरी प्रहार करती है। वो बिल्कुल साफ शब्दों में कहती है, घर जाकर जरा ये पता लगाएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। ये बस एक डायलॉग नहीं है दोस्तों, ये उस सारी झूठी शानो शौकत पर एक करारा तमाचा है। बस गोपाल प्रसाद और उनका बेटा बेइज्जती का कड़वा घूंट पीकर फिर से वहां से निकल जाते हैं। रामस्वरूप जी घबराकर कुर्सी पर ढेर हो जाते हैं। पर सबसे मजेदार बात यहाँ ये है कि इस कमरे से कायरता, पाखंड और खोखलापन दुम दबाकर भाग गए हैं और अब उस जगह पर बची है तो सिर्फ सच्चाई, आत्मसम्मान और उमा की अटूट मजबूती। इस पूरे विश्लेषण की सबसे शक्तिशाली सीख यही है कि शिक्षा यानी एजुकेशन सिर्फ पेपर का एक टुकड़ा या कोई एग्जाम पास करने का नाम नहीं है। ये एक इंसान के स्वाभिमान की सबसे मजबूत बुनियाद होती है। यही वो शिक्षा थी जिसने उमा को अंधकार और डर के आगे झुकने के बजाय सिर उठाकर बोलने की ताकत दी थी। जाते जाते इस आखिरी सवाल पर विचार जरूर होना चाहिए। अगर कोई समाज किसी इंसान को सिर्फ इस शर्त पर स्वीकार करे कि उसे अपना आत्मसम्मान, अपनी पहचान और अपना वजूद मिटाना पड़ेगा, तो क्या सच में ऐसे किसी समाज के आगे सिर झुकाना ठीक है? उम्मीद है इस चर्चा ने इस श्रेष्ठ नाटक को देखने का एक बिल्कुल नया, एक बेहतर नजरिया दिया होगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई कहानी और एक नए विश्लेषण के साथ।